एक ही नदी के दो किनारे हैं दोस्तों। एक ही नदी के दो किनारे हैं दोस्तों। दोस्ताना जिंदगी से और मौत से यारी रखो। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम कुछ भाषा वाले प्रश्न आते हैं। पहले उन्हें द्विघात समीकरण में बदलना पड़ता है और उसके बाद उनका हम हल निकालते हैं। इससे पहले गुणनखंड विधि द्वारा हमने द्विघात समीकरणों का हल निकाला था, या कहें द्विघात समीकरणों के मूल हमने निकाल दिए। तो आज हम जो पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, धारा की चाल ज्ञात करो। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर, ठीक है, शांत जल कह भी सकते हैं, जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और वही दूरी, ठीक है, धारा के प्रतिकूल जाने और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने, ठीक है, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है। धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, देखते हैं। धारा की चाल ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले है तो हम मान ही लेते हैं कि माना धारा की जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए किसी नदी की हम बात करते हैं या किसी नाले की हम बात करते हैं, तो जैसे नाले का बहाव जिस तरफ होता है, अगर उसमें आप तैरते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कम बल लगाना पड़ रहा है और आप ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो धारा की चाल है वो उसमें आपके साथ जुड़ जाती है। और इसके विपरीत अगर आप धारा की चाल के विपरीत अगर आप तैरना शुरू करते हैं तो आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है ना। तो इसका मतलब आपकी चाल उस धारा की चाल से अधिक होने पर फिर आप आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है, वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। समझ में आ रहा है। और धारा के अनुकूल जाने पर धारा की चाल आपके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। यही चीज मोटर बोट के लिए है कि धारा के अनुकूल चाल होगी उसकी और धारा के प्रतिकूल चाल होगी। तो देखते हैं धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल अब मोटर बोट की चाल
मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल 5 थी, अब उसमें धारा की जो चाल है वो x उसमें जुड़ जाएगी, 5 + x आ जाएगी। ऐसे ही धारा के प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल की जब हम बात करेंगे, प्रतिकूल मोटर बोट की जो चाल है उसमें से धारा की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये तो धारा के अनुकूल है और ये धारा के क्या है, प्रतिकूल है। किलोमीटर कितना है, 12 किलोमीटर जाना है। आप जानते हो कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और यहाँ से जब हम समय निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल आ जाएगा। ठीक है, अब इससे भी जाएंगे, इससे जाएंगे, ये तो चाल आपकी ज़्यादा है, ये चाल आपकी क्या है, कम है। कम चाल से जाएंगे तो समय क्या होगा आपका, अधिक लगेगा, समय आपका अधिक लगेगा। और अगर आप ज़्यादा चाल से जाएंगे तो समय क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो दूरी समझ लो ध्यान से, प्रश्नानुसार दूरी तो आपकी कितनी है, 12 किलोमीटर है। इस चाल से जा रहे हैं 5 - x से, यही दूरी है 5 + x से जा रहे हैं। ये चाल ज़्यादा है, 5 में x जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, 5 में से x घटाएंगे तो कम होगा। जब चाल ज़्यादा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आप जा रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाओगे, कम चाल से जाओगे तो देर में पहुंचोगे। तो जो अंतर है समय का, ये समय पहले का है, ये समय दूसरे का है, वो जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है। बस इतना है सवाल के अंतर्गत। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गई तो ये सवाल अब आपका हो जाएगा। इसके बाद अब आगे हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे, एलसीएम जिसे हम कहते हैं। 5 - x, 5 + x, ये 12, इसका गुणा इधर हो जाएगा, 5 + x आ जाएगा। माइनस का 12 ये है, इसका गुणा इधर हो जाएगा। 5 - x बराबर 1 बट्टे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है, समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाते ही हम x का मान निकाल लेंगे। तो 12 × 5 = 60 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 12 × 5 = 60 हो गया पहला। दूसरा प्लस 12x आ जाएगा, माइनस का 12 × 5 = 60 आ जाएगा, और प्लस में 12x आ जाएगा। माइनस माइनस है ना, ठीक है। नीचे क्या आएगा, a - b है और a + b है, तो a² - b², इसका मतलब 25 - x², और आगे तो आपका 1 ही है। इधर 60 से 60 कट गया, 12 और 12 कितना हो गया, 24x इधर आ जाएगा। तो 25 - x² बराबर क्या आ जाएगा, 24x आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका इधर कर दिया है। 25 - x² - 24x बराबर 0। x² प्लस का करने के लिए माइनस का भाग दे दिया पूरे समीकरण में, -1 का। तो x² + 24x - 25 बराबर 0। अब 24 लाना है, 25 के गुणनखंड करने हैं, तो देखो सीधा सीधा x² + 25x और माइनस का 1x, तभी तो 24 आएगा, 25 और 1 है ना। ठीक है, और माइनस का 25 बराबर 0। x लिया कॉमन तो x + 25 -1 कॉमन लिया तो x + 25, एक आ गया x + 25 और दूसरा आपका आ गया x - 1 बराबर 0। ठीक है, सवाल आपका हो चुका है। यदि x + 25 बराबर 0 है तो x बराबर -25, जो कि क्या होगा, मान्य नहीं है।
क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती है। ऐसे ही x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और धारा की जो चाल है वो भी आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये था बहुत ही सिंपल सवाल मोटर बोट से संबंधित, जो हमने अभी आप हल कर लिया है। ठीक है, अब हम अगला सवाल हल करेंगे। अगले सवाल में क्या पूछा गया है ये भी हमें देखना पड़ेगा। अभी तक तो हम सिर्फ गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम दूसरी विधियों को भी जानेंगे, हम धराचार्य फॉर्मूले को भी जानेंगे कि किस प्रकार धराचार्य फॉर्मूले से ही समीकरणों का हल निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक आयताकार कमरे, ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। एक आयताकार कमरे के फर्श, ठीक है, एक आयताकार कमरे के फर्श, और फर्श की बात कर रहे हैं तो उसमें दो भुजाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक लंबाई होगी और एक क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, और तरीका भी आपको एक समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, इस प्रकार के आ जाएं। ठीक है, तो कहता है कि एक आयताकार कमरे के फर्श, ठीक है, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है तब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, एक आयताकार कमरे, ठीक है, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है यदि फर्श का क्षेत्रफल, यदि फर्श का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है तब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। और एक लाइन यहां पर कही गई है कि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो देखो इन दोनों चीजों में एक संबंध है, किसमें, लंबाई में और चौड़ाई में। लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो देखो यहां पर हम मानते हैं कि माना लंबाई और क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे। तो अब हम जो शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, चौड़ाई से करेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से अधिक है ना। तो चौड़ाई तो हमने क्या मान ली, 100 मीटर मान लेते हैं। लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 मीटर अधिक है तो x प्लस 8 मीटर हो जाएगी। अब जो क्षेत्रफल है आयताकार फर्श का वो कितना है, 105 वर्ग मीटर है। और क्षेत्रफल कब आता है, जब हम दोनों भुजाओं का गुणा कर देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हैं, 105 आ जाएगा। अब इसके बाद ये तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये 8x आ जाएगा, माइनस का 105 बराबर 0। 105 और 1 गुणनखंड करो और 8 लाओ,
तो 105 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले चलो 3 से लेते हैं। 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 एकम 7 आ गया। कितना लाना है? 8 लाना है। 7 को अलग ले लो और 15 को अलग ले लो, और प्लस का लाना है तो 15 में से 7 घटा दो, सिंपल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7x माइनस 105 बराबर 0। x ले लिया कॉमन तो x प्लस 15 आ जाएगा, और ले लिया माइनस 7 कॉमन तो x प्लस 15 आ जाएगा बराबर 0। x प्लस 15 और x माइनस 7 आ गया। यदि x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 15 आ जाएगा, जो कि मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, और जब आपका x माइनस 7 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही मान्य होगा। तो चौड़ाई बराबर तो कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। लेकिन बात करेंगे लंबाई की तो वो 7 प्लस में 8 बराबर कितनी आ जाएगी? 15 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 मीटर अधिक थी लंबाई किससे? चौड़ाई से। अब हम थोड़ा सा साइड में होंगे और आप क्या करेंगे? इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? एक सेकंड के लिए आप इसको वीडियो को रोक करके और लिख सकते हैं वीडियो। ठीक है, और आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से क्या होगा? समझ में भी आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अच्छा, एक चीज तो आपको थोड़ी फील हो रही होगी कि जो हमारे तीसरा चैप्टर था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उससे ये वाला चैप्टर थोड़ा इजी है और ख़त्म भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथे के बाद हम 5वें पर आएंगे, जो कि होगा हमारा समांतर श्रेणी। उसके बाद है त्रिभुज, और उसकी सर्वांग समता और कुछ थ्योरम उसमें आएंगी। उसके बाद 7वां आपका आएगा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित। 8वां त्रिकोणमिति है। 9वां क्या है? त्रिकोणमिति से ही संबंधित है। कौन सा है? ऊंचाई और दूरी। ठीक है, धीरे धीरे हम करते रहेंगे, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और प्रश्न नंबर कौन सा हो गया? अब तीसरा है। देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। रमेश की आयु दिनेश से 15 वर्ष अधिक है। रमेश की आयु दिनेश से 15 वर्ष अधिक है। दोनों की आयु का गुणनफल 100 वर्ष है। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 100 वर्ष है। दोनों की आयु ज्ञात करो। तो प्रश्न लिख लेते हैं पहले। रमेश की आयु, ठीक है, दिनेश से 15 वर्ष अधिक है। बहुत सरल प्रश्न है ये। आगे क्या कहता है? दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 100 वर्ष है। तब दोनों की आयु ज्ञात करो। ठीक है, एक है रमेश की आयु, दूसरा कौन है? दिनेश की आयु है। अब ये देखो कि किससे संबंध दिखा रहा है। तो दिनेश की आयु, रमेश की आयु दिनेश से 15 वर्ष अधिक है, दिनेश से अधिक है, तो x किसको माना जाएगा? दिनेश की उम्र मानी जाएगी।
ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। ठीक, 15 वर्ष अधिक है किसकी, रमेश की। किससे, दिनेश से। लिख दी प्लस 15 करके। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 100 वर्ष है। दोनों की आयु का गुणा किया, 100 वर्ष लिख दिया। बहुत सिंपल। गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 100 बराबर 0। और 100 के करने हैं गुणनखंड और कितना लाना है, 15 लाना है। वो भी किसका लाना है, प्लस का लाना है। लेकिन ये क्या है बताइए, माइनस का है तो इसलिए घटाने पर ही आएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो 100 के गुणनखंड करते हैं तो कितना आ गया, 50 आ गया। 2 से कितना आ गया, 25 आ गया। 5 से 55 25 आ गया। 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x और माइनस का 100 बराबर 0। कॉमन लिया x, तो x प्लस 20, इसमें कितना कॉमन है, माइनस 5 कॉमन है। तो ये भी हो गया x प्लस 20। अब ये तो आ गया x प्लस 20 और ये आ गया हमारा x माइनस 5। अब यहाँ से निकालेंगे तो यदि x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 20, जो कि मान्य नहीं है। लेकिन x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मान्य होगा। तो दिनेश की आयु x थी तो लिख दिया जाएगा दिनेश की आयु बराबर 5 वर्ष। लेकिन उसकी, रमेश की 15 वर्ष अधिक है। रमेश की 15 वर्ष अधिक है तो 5 में 15 जोड़ दो, 15 और 5 कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। दोनों की आयु हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब आपका काम क्या है, वीडियो को रोकेंगे और हम थोड़ा सा साइड में होते हैं और रोकते ही आप क्या करोगे, इसे लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। और लिखने के बाद और अब हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा बच्चों, चौथा क्वेश्चन। तो देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन तक तो आपको सारे बहुत ही अच्छे लगे होंगे, है ना, सरल हैं सारे, बहुत ही सिंपल वे में कर दिए जाते हैं क्वेश्चन। कोई परेशानी आपको नहीं होती है ना। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताइए, वो भी आपकी सॉल्व की जाएगी। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चौथे में देखते हैं। पहले तो कुछ शर्तें दी जाती हैं जिसके आधार पर माना जाता है ना। जैसे रमेश की आयु दिनेश की आयु से 15 वर्ष अधिक है ना, ऐसे ही तो कहा था। तो बस शुरू हो गए थे, हम मान लिया था चीज़ों को। ऐसे ही अब हमारे अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी अभी हमें पता लगने वाला है कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी कुछ मिनट्स के अंदर आपके सामने आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा है। कौन सा है, चौथा है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। उसकी छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर कम है तो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा, ठीक है, उसकी छोटी भुजा के
दुगने से 6 मीटर अधिक है। दुगने से 6 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण तो सबसे बड़ी होती है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर कम है, कर्ण से 2 मीटर कम है, तब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। तब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो समकोण त्रिभुज तो आप जानते ही हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा कर्ण होती है और ये 2 भुजाएं और होती हैं। या तो 2 भुजाएं कह लो या आधार और लंब कह दो। तो उसमें कहता है कि छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा से संबंध दिखा रहा है किसका, कर्ण का। तो सबसे पहले आप छोटी भुजा मान लीजिए। माना छोटी भुजा बराबर क्या है, x मीटर है। ठीक है, अब छोटी भुजा x मीटर है तो कर्ण क्या हो जाएगा, दुगने से 6 अधिक है। तो दुगना क्या हो जाएगा, 2x। 6 अधिक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे। और तीसरी भुजा है ना, एक भुजा और बता रहा है ना, तीसरी भुजा बता रहा है कि कर्ण से 2 मीटर कम है। तो 2x प्लस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक भुजा तो आपकी 2x प्लस 6 हो चुकी है, एक x है और एक 2x प्लस में क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब यहां से हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। चलो, अन्य 2 भुजाएं लंब और आधार होती हैं। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। कर्ण लिखेंगे तो 2x प्लस 6 है, होल स्क्वायर हो गया। लंब लिखेंगे, अब लंब और आधार तो क्लियर नहीं था, किसी को भी कुछ भी लिख दीजिए, है ना। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का क्या है, होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर इसका खोलेंगे तो देखो a का स्क्वायर 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 6 दूनी 12 और गुणनफल का दूना 24x आ जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। 4 दूनी 8, दोनों का गुणनफल का दूना 8 दूनी 16x। इस 4x स्क्वायर से ये 4x स्क्वायर आपका कट गया है। अब ये सारी टर्म है, इनको इधर ले लो। तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16 और माइनस का 16x प्लस 36 और प्लस 24x बराबर आ गया 0। अब ये माइनस का x स्क्वायर 16 और 24 कितना बचेगा, 8x, 36 और 16 माइनस का है तो प्लस का 20 बराबर 0। तो आपका जो द्विघात समीकरण है वो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, 10 दूनी 20 होते हैं, 20 के गुणनखंड की 8 लाना है तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 10 और 2 कॉमन लिया तो x माइनस 10, x माइनस 10 और x प्लस 2। तो x का मान कितना आ गया, 10 और x का मान माइनस 2 आया जो कि मान्य नहीं है। x का मान जो 10 आया है वहां से छोटी भुजा
कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 प्लस 6, 10 दूनी 20 और 6 26 मीटर। और तीसरी भुजा जो कि उससे होगी कितनी? 2 मीटर कम, तो 24 मीटर हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब प्रोसीजर क्या है कि आप इस वीडियो को रोक करके और इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। और लिखने के बाद अब हम करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने और जिनको हम हल भी कर रहे हैं। ठीक है, और हल हो जाता है तो फिर हमारी समझ में भी आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या पूछा गया था। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा जो कि होगा कौन सा? बताइए। अभी तक आपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने? 4 क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप द्विघात समीकरण बनाना जान जाएंगे। ठीक है, और द्विघात समीकरण बना लेते हो तो फिर उसे हल करने में ज़्यादा सुविधा रहती है ना। गुणनखंड करने हैं बस, और गुणनखंड करते ही हम उसे आसानी से उसका मान भी हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने हैं। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्या इसी प्रकार का है, सरल है, या थोड़े से उसमें टेक्निकल पॉइंट हैं, ये हमें देखने पर ही पता लगेगा। ठीक है बच्चों, तो करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब कौन सा है? 5वां क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया गया है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योगफल 313 है। 2 क्रमागत कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, 2 क्रमागत भी कह रहा है और क्या कह रहा है? प्राकृत कह रहा है। संख्याओं के वर्ग का योगफल है ना। 2 क्रमागत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, उनका वर्ग और जोड़ेंगे तो कितना है? 313 है। 313 है। और क्या कहता है? संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो बड़ा सरल है। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है तो सीधा सीधा हम मान लेते हैं। माना प्रथम संख्या क्या है? x है, और द्वितीय संख्या क्रमागत है, प्राकृतिक है, तो 1 जोड़ने पर ही आ जाएगा, x + 1 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कहता है कि पहले का वर्ग कर दो, दूसरे का भी वर्ग कर दो, तो आना कितना चाहिए? 313 आना चाहिए। ये लो, हमने 313 लिख दिया है। अब x² लिख दिया, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² + 1 + 2x = 313 आ गया है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x² + 2x + 1 - 313 = 0। तो 2x² + 2x - 312 = 0, क्योंकि यहाँ से 1 ये हट गया है। अब 2 का दे दो भाग, x² आ जाएगा + x आ जाएगा, -2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 छेके 12 = 0।
156 आ गया। इस 156 के गुणनखंड कर लो, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और ये 13 एकम 13, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 13, एक लाना है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x और माइनस का 156 बराबर 0। x ले लिया कॉमन तो x प्लस 13 और माइनस 12 कॉमन लिया तब भी आपका x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, तो दो कोष्टक में, एक में x प्लस 13 और दूसरे में x माइनस 12 आएगा। यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 13 और यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। वो तो आपका मान्य होगा नहीं, ये तो आपका मान्य नहीं है, लेकिन ये संख्या आपकी हो जाएगी क्योंकि वो तो ऋणात्मक है और प्राकृतिक संख्या हमारी ऋणात्मक कभी होती नहीं है। तो लिखा जाएगा प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, 12 और द्वितीय जो संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था आपके सामने और आपने इसको देख भी लिया है, समझ भी लिया है। और अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और रोकने के बाद इसको क्या कर देना है, लिख लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको लिख लेंगे तो फिर हम उसके बाद अगला क्वेश्चन कराएंगे जो कि होगा कौन सा बताइए, छठा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों छठे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 313 है। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिंपल क्वेश्चन है, कम भाषा में आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा जो वाला जो चैप्टर था उसमें क्वेश्चंस आते थे, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते थे। ठीक है, फिर उनको सॉल्व करना होता था। और इसमें तो एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सही बच्चों को। और ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, इसमें आपके मार्क्स पूरे पूरे आने के चांस हैं, कंप्लीटली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन आपका हो चुका है और अब हम बात करेंगे किसकी, छठवें क्वेश्चन की। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अभी देखते हैं। तो देखो बेटा छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर और x प्लस 4 सेंटीमीटर हैं। यदि क्षेत्रफलों का योग 656 सेंटीमीटर है तो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है। दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर और x प्लस 4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, x सेंटीमीटर है और x प्लस 4 सेंटीमीटर हैं। उनके क्षेत्रफलों का योग, उनके क्षेत्रफलों का, उनके क्षेत्रफलों का योग 656। ठीक है, कितना है, 656 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अब क्या कहता है, सीधा प्रश्नानुसार लगा लेते हैं, इसमें मानने वाली तो कोई बात है नहीं। ठीक है, तो देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है,
भुजा स्क्वायर होता है, चलो यहाँ लिख देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की घात 2 होता है। ठीक है, लिख दिया भुजा की घात 2। अब यहाँ से पहले का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, दूसरे का क्षेत्रफल लिखेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा x + 4 की घात 2 बराबर 656 आ जाएगा, जो कि दिया गया है। इसको करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, पहले का स्क्वायर ये लो x स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 16, दोनों का गुणनफल 4x का दूना 8x बराबर 656। एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 656 बराबर 0। तो इसको आगे सॉल्व हम जब करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 8x ये 16 और 656 है, तो माइनस का 640 बराबर क्या आ जाएगा 0। 16 इसमें से घट जाएगा, 2 का भाग दे दो, सारे में जा रहा है, सरल हो जाएगा, गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 तिया 6 2 दूनी 4 और ये 0 और बराबर क्या आ गया 0। 320 को तोड़ो 4 ले आओ, 320 यहाँ लिखा, गुणनखंड कर लेते हैं, 2 एकम 2 2 6 के 12, फिर 2 से दिया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया 2 चकु 8, फिर 2 से दिया 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया 2 एकम 2 2 पंजे 10, 10 में देंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 आ जाएगा। लाना कितना है तुमको 4 लाना है, कितना लाना है 4 लाना है। तो देखेंगे 5 दूनी 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 20 में से 16 घटा दो 4 आ जाएगा तुम्हारा। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 बराबर 0। x लिया कॉमन तो x प्लस 20 माइनस 16 लिया कॉमन x प्लस 20 बराबर 0, तो आपका चल ही रहा है x प्लस 20 और x माइनस 16, तो x का जो मान है वो माइनस 20 आया, जो कि मान्य नहीं है, लेकिन एक x का मान क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो अब पहली भुजा पहले वर्ग की भुजा तो 16 ही हो जाएगी, लेकिन दूसरी क्या है 16 प्लस में 4 बराबर 20 आ जाएगी। पहली भुजा भी आ गई है और दूसरे वर्ग की भुजा भी आ गई है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था, आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा और आपको इसको क्या करना है उतारना भी है। तो वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद इसको क्या कर लीजिए लिख लीजिए, और जैसे ही ये आपका कंप्लीट होता है उसके बाद हम एक क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं। तो वो होगा हमारा कौन सा क्वेश्चन, छठवें के बाद 7वां क्वेश्चन। तो देखते हैं वो 7वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे सामने। धीरे धीरे हम उसको बदल लेते हैं अपने द्विघात समीकरण में और फिर उसके बाद उसे हम हल भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं हो रही है। ठीक है, और जितना आप अभ्यास करेंगे प्रश्नों का उतना ही आपके मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करते रहिए। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस आप करते रहेंगे उतना ही हम तो कहते हैं आपके 100 आउट ऑफ 100 ही मार्क्स आने चाहिए, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और अब हम देखने वाले हैं एक अगला क्वेश्चन जो कि है 7वां। ठीक है, देखते हैं क्या है 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में कहता है एक पूर्णांक व उसके वर्ग का योग
एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग 90 है, पूर्णांक ज्ञात करो। एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग 90 है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले माना पूर्णांक, माना पूर्णांक बराबर क्या है? x है, और पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और प्रश्नानुसार करेंगे तो कहता है कि पूर्णांक में उसके वर्ग को जोड़ दो, 90 आ जाता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब 90 के गुणनखंड करने हैं, 1 लाना है, 10 और 9 करेंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा या 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0। x ले लिया कॉमन तो x बराबर प्लस 10 और माइनस 9 कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 बराबर 0 आ जाएगा आपका। x प्लस 10 और x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? माइनस 10 और x बराबर क्या आ जाएगा? 9। तो पूर्णांक आपका क्या है? माइनस 10 हो सकता है या क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। ठीक है, देखो चेक कर लो, पूर्णांक आपका 9 है, 9 का वर्ग करेंगे 81, 90 आ गया। पूर्णांक अगर आपका 10 है, माइनस 10 वर्ग करेंगे 100 और 100 माइनस 10 90। ठीक है, तो दोनों ही पूर्णांक हैं हमारे, माइनस 10 भी है और 9 भी है। और आज आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को किया है, उसके आपने दुखा समीकरण बनाए और गुणनखंड विधि से उनको हल किया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।